स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया और उन नामों की यदि सूची बनाई जाए तो बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन उन सभी नामों में जो नाम सर्वाधिक विख्यात हैं वो हैं सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु। इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। बाद में इनके मृत शरीर को सतलुज नदी के तट पर जला दिया गया। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्र होने के लिए चल रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली। आज हम सुखदेव जी के जीवन के बारे में एवं उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। सुखदेव जी का जन्म एवं परिवार। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। उनके भाई का नाम मथुरादास थापर था और भतीजे का नाम भरत भूषण थापर था। सुखदेव और भगत सिंह में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रहे थे। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज्य के अत्याचारों को समझना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता पहले ही समझ आ गई थी। इसी कारण उन्हें आज एक क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। सुखदेव का क्रांतिकारी बनने का सफर। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। वे पंजाब और उत्तर भारत के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां संभालते थे। उनका जीवन देश और देश हित को पूरी तरह समर्पित था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवकों को भारत का गौरवशाली इतिहास बताकर उनमें देशभक्ति जगाने का काम भी किया था। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवकों को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य हेतु प्रेरित करना था। सुखदेव ने तब बहुत सी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लिया। साइमन कमीशन क्या था और क्यों इसका विरोध हुआ? 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका काम भारत में आकर यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना था। इसका नेतृत्व साइमन कर रहा था, इसीलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की शहादत और सुखदेव पर इसका प्रभाव। उन दिनों देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दल दो हिस्सों में बंट चुके थे। इन्हें गरम दल और नरम दल कहा जाता था। गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी जेम्स स्कॉट ने वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसके कारण लाला लाजपत राय को भी कई चोटें आईं, लेकिन उनका भाषण बंद नहीं हुआ। लाला जी ने कहा, मुझ पर लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में लगने वाले एक एक कील के समान होगी। और इसके साथ उस सभा में वंदे मातरम का जय घोष होता रहा। जी इस रैली में भयंकर चोटिल हो गए थे और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। नवंबर 1928 तक देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। इस पूरी गतिविधि पर पाल और उनके साथी बहुत क्रोधित हुए। लाला जी के देहांत ने उन लोगों को बहुत आक्रोशित कर दिया। संघर्ष हत्या में सुखदेव का योगदान। ब्रिटिश सरकार ने स्कॉट के खिलाफ एक्शन और लाला जी की मृत्यु की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और यह बात सुखदेव और उनके साथ पार्टी के अन्य सदस्यों को बुरी तरह से चुभ गई। इसीलिए उस स्कॉट से बदला लेने के लिए सुखदेव ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर एक योजना बनाई
18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने स्कॉट को गोली मारकर हत्या करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसा सोचा गया था और गोली गलतफहमी में जेपी सैंडर्स को लग गई। में भगत सिंह का सहयोग सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इस कारण इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सुखदेव, आजाद, भगत सिंह और राजगुरु के पीछे लग गई। क्या था लाहौर षड्यंत्र? सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज शुरू कर दी। ऐसे में इन क्रांतिकारियों के लिए वहां रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस से बचकर भागने के लिए देव ने भगवती चरण बोहरा की मदद मांगी, जिसमें भगवती चरण बोहरा ने अपनी पत्नी, जिनका नाम दुर्गा था और जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी नाम से विख्यात थी, और अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस तरह से भगत सिंह वहां से बच निकले और कालांतर में सुखदेव को इस पूरी प्रकरण के कारण ही लाहौर षड्यंत्र में सह आरोपी बनाया गया। डिफेंस इंडिया एक्ट क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस इंडिया एक्ट के पुलिस के अधिकारियों को बढ़ाने योजना बनाई, जिसके कारण क्रांतिकारियों का जीवन मुश्किल होने लगा। वास्तव में इस एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल में डालना और यातना देना था। हालांकि इस एक्ट को तब उस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था जिसमें आमजन की हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता था। इससे अंग्रेजों ने आमजन में खुद के लिए सहानुभूति और सहयोग हासिल करने की कोशिश की और जनता के मध्य क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर गलत संदेश जाने लगा। इन सब के कारण क्रांतिकारियों की समस्याएं बढ़ने लगी थी। इसीलिए इस एक्ट के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना बनाई। वास्तव में ऑगस्टी बेलेट द्वारा फ्रेंच असेंबली में बम गिराने से भगत सिंह प्रेरित थे, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया दिया। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह एक योजना थी जिससे इस एक्ट का न केवल विरोध किया जा सके, बल्कि व्यापक स्तर पर पार्टी के उद्देश्यों को प्रचारित किया जा सके। इसीलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जिससे कि पूरे देश में अंग्रेजों के इरादों का पता चल सके। विधानसभा में बम फेंकने की योजना में सुखदेव का योगदान। सुखदेव को जब ये पता चला कि बम विस्फोट करने के बाद भगत सिंह को रसिया भेजने का सोचा जा रहा है, तो उन्होंने भगत सिंह को एक और मीटिंग बुलाने को कहा। दूसरी मीटिंग में यह तय किया गया कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह विधानसभा में बम फेंकेंगे। इस तरह 8 अप्रैल 1929 की दोपहर 12 बजे जब नई दिल्ली की विधानसभा में सर जॉर्ज चेस्टर पब्लिक सेफ्टी बिल में विशेष अधिकारियों की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद गूंगों और बहरों को सुनने के लिए आवाज ऊंची होने लगी के पात्रक भी हवा में उछाले। हालांकि बम से किसी को चोट नहीं आई थी, इसका पुष्टिकरण खुद ब्रिटिश सरकार ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। लाहौर षड्यंत्र की सजा और सुखदेव की गिरफ्तारी। अपराधियों के नाम घोषित होते ही पुलिस ने लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बम फैक्ट्री पर छापे मारकर मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हंसराज बोहरा, जय गोपाल और फटेंद्र नाथ घोष सरकार के समर्थन बन गए, जिस कारण सुखदेव,
जतेंद्र नाथ दास और राजगुरु को मिलकर कुल 31 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन क्रांतिकारियों के खिलाफ एक्शन 360 इंडियन पेनल कोड और कोर्ट ऑफ एडीएम दिल्ली के अंदर विस्फोटक गतिविधियों के लिए एक्शन 3 के अंतर्गत 7 मई 1929 को चालान पेश किया गया। 12 जून 1929 को कोर्ट द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर जीवन भर कारावास का फैसला दिया गया। उसी समय इस पर लाहौर का भी केस चल रहा था, इसीलिए उन्हें लाहौर भेजा गया। लाहौर षड्यंत्र की सुनवाई 10 जुलाई 1929 को लाहौर की जेल में लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 32 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया और उनमें 9 लोग, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें फरार घोषित किया, भी शामिल थे। 7 समर्थक बचे हुए 16 को अपराधी मानकर सुनवाई शुरू की गई। जेल में भूख हड़ताल। लाहौर जेल में चलने वाली सुनवाई आगे नहीं हो सकी क्योंकि जेल में मिलने वाले खराब गुणवत्ता के खाने को और डर के अमानवीय व्यवहार के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कैदियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और क्रांतिकारी खाने के लिए दिए गए बर्तनों को बजाकर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गुनगुनाते थे। इसका नेतृत्व भगत सिंह कर रहे थे और उनका साथ सुखदेव, राजगुरु, जतेंद्र नाथ जैसे कई क्रांतिकारी दे रहे थे। यह भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को प्रारंभ की गई और 63 दिन तक चली थी, जिसमें जतेंद्र नाथ दास शहीद हो गए और जनता में इसके कारण भयंकर आक्रोश फैल गया। इस पूरे घटनाक्रम में सुखदेव भी शामिल थे। जेल में उन्हें और अन्य कैदियों को जबरदस्ती खिलाने की कई कोशिश की गई और बहुत प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन वो कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। लाहौर षड्यंत्र केस की सजा। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए निर्णय 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। किशोरी लाई रतन, शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह और कमलनाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 में अकेले अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वहीं भगवती चरण बोहरा मई 1931 को बम बनाने का अध्ययन करते हुए शहीद हुए। बोहरा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल से छुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे थे। देश के सभी बड़े क्रांतिकारी जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे, वीर विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे, लेकिन गांधी जी इस पूरे मामले पर निष्पक्ष थे और वो तब भी देश की जनता और क्रांतिकारियों से शांति की अपील कर रहे थे। सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा। सुखदेव ने जेल से ही गांधी जी को एक पत्र भी लिखा था। गांधी जी तब सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, जो कि हिंसा के अभियुक्त ना हो। उन्होंने क्रांतिकारियों से भी अपनी गतिविधियों और अभियान बंद करने की अपील की। इसी संदर्भ में सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा था, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छापा था। इस पत्र में सुखदेव ने साफ शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे और गांधी जी को इस बात से अवगत कराया था कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं, बल्कि सच ये है कि देश हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं और फांसी का घटनाक्रम भी इसी का उदाहरण है। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की पैरवी नहीं कर सकते, तो उन्हें इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से भी बचाना चाहिए। सुखदेव की शहादत। लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को
24 मार्च 1931 को फांसी की सजा देनी तय की गई थी, लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इसे 23 मार्च 1931 कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि जनता को यदि इनकी फांसी का समय पता चला तो एक और बड़ी क्रांति हो जाएगी, जिससे निपटना अंग्रेजों के लिए मुश्किल होगा। इस कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय से एक दिन पूर्व ही फांसी दे दी गई और उनके शवों को केरोसिन डालकर सतलज नदी पर जलाया गया। इस बात की पूरी देश में निंदा हुई एवं इस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों एक साथ सदा के लिए अमर हो गए। उस समय सुखदेव थापड़ मात्र 24 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी आहुति के साथ देश को वो संदेश भी दिया जिसके लिए सदियों तक देश उनका आभारी रहेगा, और इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। देखना है जोर कितना बाजुए